Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ इक्विटी, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन मैक्सिमम डिले डिफीट इक्विटी। फर्स्ट मैक्सिमम है हमारे इस सब्जेक्ट का, हमारे इस नोट्स का, इसी से हम स्टार्ट करेंगे डिले डिफीट इक्विटी। इससे पहले मैंने लॉ ऑफ इक्विटी की एक पूरे मैक्सिमम के ऊपर, इसकी थ्योरी के ऊपर, इसके प्रिंसिपल के ऊपर ही अपनी एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपको लॉ ऑफ इक्विटी की बेसिक सेंस की समझ आ सके। लॉ ऑफ इक्विटी समझने में आपको आसानी होगी, ये है क्या, जनरेट कहाँ से हुआ, कैसे डील करता है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर डिले डिफीट इक्विटी। डिले डिफीट इक्विटी जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है, डिले देर कर देना, डिफीट तबाह हो जाना, इक्विटी इंसाफ, आपका रिलीफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप देर कर देते हो इंसाफ लेने में, तो अगर आप देर करते हो इंसाफ लेने में तो जो आपका इंसाफ है वो आपको नहीं मिलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और तबाह हो जाएगा। डिले डिफीट इक्विटी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको रिमाइंडर करवाता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरे तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे सभी लेक्चर चूँकि अब पेड है तो मेरे हर लेक्चर की फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं एक लेक्चर की बस। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प जितनी आसानी से या जितनी आपके लिए आसानी हो हेल्प करने में आप हेल्प कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, मेरे लेक्चर की फीस जो है मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे साल पर सलामत रखे। नोट्स जो है वो मैं अपने लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा और मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक भी इसके अंदर डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक्स, तो आप उसको ज्वाइन करके मेरा कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और गर्ल्स अगर सेपरेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो वो अपना वॉइस मैसेज, अपने LLB ईयर, अपने या लॉ, आपकी जो एजुकेशन है, अपना नाम सिटी के साथ मुझे वॉइस मैसेज मेरे इस नंबर के ऊपर कीजिएगा, जो मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन है मेरे नाम के साथ, तो मैं आपको गर्ल्स के लॉ स्पेशल ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप कॉमन ग्रुप्स के अंदर ऐड होना चाहें तो मैं उसका लिंक भी नीचे नोट्स के साथ दे दूँगा, आप उसको लिंक को क्लिक करके वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर डिले डिफीट इक्विटी। अगर कोई शख्स लेज़ी है, अगर कोई शख्स सुस्त है, अगर कोई शख्स उस तरह से चुस्त चलाक नहीं है कि अगर उसके साथ कोई ग्रीवियस हुआ है, उसके साथ कोई हर्ट पहुंचा है, उसको कोई तकलीफ़ पहुंची है, तो वो उस तकलीफ़ का मदावा करने के लिए बजाय कोर्ट में जाने के सुकून से सोया रहे और साल 2 साल 3 साल के बाद उसको याद है कोर्ट में चला जाए, तो कोर्ट कहती है कि कोर्ट यहाँ पर जो चुस्त चलाक और इमीडिएट अपना राइट लेने के लिए आते हैं, सिर्फ उन्हीं को राइट देगी। जो सुस्त हैं, लेज़ी हैं, हम उनको राइट देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे। तो बेसिकली इस मैक्सिमम से जो ये अगर लॉ ऑफ इक्विटी आप पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट सेकंड में पढ़ते हैं, BZU, IUB और डिफरेंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर लॉ ऑफ इक्विटी पार्ट फर्स्ट में पढ़ते हैं, तो आप पार्ट थर्ड के अंदर या फाइनल ईयर के अंदर लॉ के फाइनल ईयर के अंदर CPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और उसका एक पार्ट है लिमिटेशन एक्ट, वो पढ़ेंगे। तो जो लिमिटेशन एक्ट है वो बेसिकली जनरेट हुआ था इस मैक्सिमम से, या जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया कि इस मैक्सिमम ने, लॉ ऑफ इक्विटी ने बहुत से नए सब्जेक्ट्स को, बहुत से नए लॉज को जनरेट किया, क्रिएट किया, पैदा किया। इस सब्जेक्ट के बाद, इस प्रिंसिपल के बाद जब उबाई जस अबाई प्रिंसिपल आया, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी का प्रिंसिपल आया, तो उसके बाद बहुत से नए लॉज बने। मॉडर्निज्म के बहुत से लॉज जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वो इसी प्रिंसिपल की बेस के ऊपर ही स्टार्ट हुए और उन्होंने अपना वर्क करना शुरू किया। डिले डिफीट इक्विटी, जो शख्स लेजी है उसको उसका राइट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? ये एक प्रिंसिपल है लॉ का। लॉ कहता है कि हम यहाँ पर, हमें और भी हज़ारों काम है और भी हमने मामला को देखना है। आपके साथ जब एक फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसके साथ एक क्राइम कमिट हुआ, उसके साथ एक टॉट हो गया या हर्ट हो गया, वो घर में सुकून से बैठा रहा, नहीं गया सुकून से, गर्मियाँ थी, उसने बोला कि गर्मियाँ गुजार के जावांगे, और सर बाहर गर्मी बहुत लगती थी, AC जो निकलो उन्हें दिल नहीं करता, तो जब गर्मियाँ खत्म होगी तो फिर ही जावांगे कोर्ट दे, तो कोर्ट भी जाके धक्के खाने ना गर्मियाँ। अब वो सुकून से पूरी गर्मी अपने घर के अंदर बैठा रहा AC के अंदर। जब गर्मियाँ खत्म हुई, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हुआ, वो निकला कोर्ट में चला गया, जैसा मेरे नाल फलां बंदे ने यार नुकसान किया मेरा, तो इन्होंने पा के लम्हा पाओ, तो जज साहब ने क्या किया, उन्हें ऐसा तेनों लम्हा पा लागे जो दोबारा कोर्ट से नजर आ गया। तो मतलब उसका क्या हुआ कि अगर आपके साथ, अगर आप वाकई सीरियस होते हैं कि मेरे साथ ये नुकसान हुआ है, मुझे इसके रेडरिसल दी जाए, मुझे इसकी जो है वो डैमेजेस पे किए जाए, मुझे इसका, मेरा जो नुकसान हुआ इसका खमियाजा किया जाए, और आप वाकई सीरियस होते हैं और आपका वाकई नुकसान हुआ होता, तो आप कोर्ट से फौरन रजू करते। तो इसकी 2 बेसिक वजूहत है। एक, कोर्ट यह समझते कि शायद आप सीरियस ही नहीं हो,
आपको गर्ज नहीं है कि आपका नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं। दूसरा कोर्ट समझती है कि अगर आप इमीडिएटली कोर्ट से रजू नहीं करते तो मतलब आपका नुकसान नहीं हुआ, आप मन घड़त स्टोरी बनाकर कोर्ट में आ रहे हैं हमें लोगों को तंग करने के लिए और कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए। तो इन कुछ वजूहात की बिना के ऊपर लिमिटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये प्रिंसिपल फिर डिवेल्प हुआ, डिले डिफीट इक्विटी के अगर आपके साथ कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ और आपने कोर्ट से रजू नहीं किया टाइमली और आप एक लॉन्ग लामहदूद वक्त गुजरने के बाद आप कोर्ट से रजू करते हो तो कोर्ट कहती है अब आपको रिलीफ नहीं मिल सकता क्योंकि आपने अपना टाइम गुजार दिया। Lexical meaning of this maxim: it means that a person lazy to claim a remedy for wrong commit against him, the court will refuse to against him a relief। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोई शख्स लेजी है, सुस्त है, दिल नहीं कर, गर्मी बहुत है, बाहर जाऊंगा गर्मी लगेगी, सुकून से घर बैठा हूँ, जब गर्मियाँ खत्म होंगी तो फिर कोर्ट से चले जावांगे तो जाके ले लवांगे इंसाफ, तो फिर कोर्ट इंसाफ नहीं देती। कोर्ट कहती उनसे घर ही बैठो, सर्दियाँ भी कारी गुजार लो जो गर्मियाँ गुजार लिया थे। डेट मीन आपने इमीडिएटली कंसर्न करना है कोर्ट के साथ, इमीडिएटली आपने कनेक्शन बनाना है अपना कोर्ट के साथ, मेरा ये नुकसान हुआ है, फलां शख्स ने किया है, मुझे इसका रेड्रेसल दिया जाए या उसको पनिश किया जाए या मुझे इसके डैमेजेस लेकर दिए जाए उस शख्स से मेरा, ताकि मेरी मुदावा हो सके, मेरे नुकसान का जो मेरा नुकसान हुआ है मैं उसका कुछ ना कुछ इसकी रेड्रेसल मेरी हो सके। केस लॉ मेंशन है वो देख लीजिएगा आप मेरे नोटिस के अंदर। बेसिस ऑफ दिस मैक्सियम, किस मैक्सियम से ये बेस करता है, डील करता है? इट बेस ऑन लैटिन मैक्सियम vigilantibus non detrimentibus jura subvariant, it mean equity at the vigilant not those who sleep violation of right। इसका मतलब है कि इंसाफ उन लोगों के लिए जो चुस्त है, चालाक है, जो इमीडिएटली कंसर्न करते हैं, जिनको पता है कि हमारा वाकई नुकसान हुआ है, इस शख्स ने हमारा नुकसान किया है, हमने इसको सजा दिलवानी है, डैमेजेस लेने, इससे क्लेम करना है हमने, तो लॉ कहता है कि उन लोगों को इंसाफ दिया जाएगा जो कोर्ट से आकर रुजू करेंगे। अब कोर्ट इतनी वेली नहीं है कि घर घर जाके हाँ भी ताड़ा को नुकसान तो नहीं होया, कोर्ट आई खड़ी है ताड़े दरवाजे के ऊपर, कोई काम में तो दस दी वैसा ताड़ा मुदावा कर दिए, तो कोर्ट इतनी वेली नहीं है कि घर घर जाकर पूछती फिरे, या जो कोर्ट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जी, लोअर कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनको बोलेगा जी आपने हर गाँव के नुक्कर के ऊपर बैठ जाना है, हर आते जाते से पूछा कोई नुकसान तो नहीं होया, जो होया तो दस दो मैं इतने ताड़ा फैसला कर दूँगा। तो इतनी वेली नहीं है कोर्ट के पास हज़ारों काम है, उनके पास और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो डेट इज़ एक सीरियस प्लेटफॉर्म, एक सुपीरियर प्लेटफॉर्म। तो अगर आप उनसे रजू ही नहीं करते तो घर बैठे आपका मुदाफा होने से रहा, और आप लेजी इतने हो के अनरिजनेबल सिचुएशन की वजह से, आप गर्मी लग रही है जी फलां वजह से नहीं जा सकता, सर्दी बहुत है फलां फलां, तो आप एक इस तरह के लेजी टाइप के अगर आप कोर्ट से रजू ही नहीं करते देन आपको रिलीफ नहीं ग्रांट किया जाएगा, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वो टाइम बार्ड आ जाएगा। टाइम बार्ड क्या है, ये मैं अपने लिमिटेशंस के जब लेक्चर अपलोड करूंगा वहां पर मैं बताऊंगा कि टाइम बार्ड कितना है कितना नहीं है, कौन सा हर्ट, कौन सी तकलीफ कितने अरसे में अगर आप कोर्ट में फाइल करते हो, कोर्ट से रजू करते हो तो आपको उसका रिलीफ मिलेगा, और इतने अरसे के बाद आपको उसका रिलीफ नहीं मिलेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस, गफलत, delay which is sufficient to prevent of party for obtaining a equitable relief is called a plaintiff who is guilty of laches or unreasonable delay is not entitled to equitable relief। लॉ ये कहता है कि अगर आप टाइमली कोर्ट से रजू करते हो तो आपको रिलीफ मिलेगा, अगर आप लेजी हो कोर्ट से रजू नहीं करते, आप टाइमली कोर्ट के साथ कंसर्न नहीं करते तो फिर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर आप अपने घर में बैठे रहे, फिर कोर्ट में आने की जहमत ना करें दोबारा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने मेंशन किया हुआ है। एक्विसेंस कंसेंट, इसको आप कंसेंट की सेंस में भी लिख सकते हैं। एक्विसेंस और कंसेंट, या कंसेंट मीन अवेयरनेस ऑफ द प्लेंटिफ ऑफ द वायलेशन ऑफ हिज राइट एंड इज नॉट रेडी टू टेक लीगल एक्शन इन हिज रिगार्ड और हिज वेव्ड हिज राइट, इट आल्सो बिकम अ काज ऑफ लैशेस। अगर एक शख्स को पता है कि ये मेरा राइट है, मेरे राइट की वायलेशन हुई है, मुझे किसी ने नुकसान पहुंचाया, मुझे हर्ट पहुंचाया, मुझे इंजरी काज की है, मेरे जो डैमेजेस हुए हैं, मुझे नुकसान हुआ है, मेरी कंपनी का नुकसान हुआ है, वैसे किसी ने मेरे ऊपर कोई नुकसान मुझे पहुंचाया, मुझे टॉर्च की सूरत के अंदर डेफामेशन की, उसको पता है अपने राइट्स का, इसके बावजूद वो लेजी बना रहता है, अच्छा आज जाता हूँ, कल जाता हूँ, आज जाता हूँ, कल जाता हूँ, अगले हफ्ते चला जाऊंगा, अगले महीने चला जाऊंगा, तो डेट मीन वो खुद से सीरियस नहीं है। और लॉ चूंकि कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस ये तस्लीम करते कि जो शख्स खुद से सीरियस ना हो किसी चीज़ को लेकर, तो सेकंड पर्सन भी उस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होता और ना ही उसको होना चाहिए, यही लॉ है। पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट, चूंकि सेकंड हेडिंग पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट, चूंकि एक बहुत सा टाइम गुजरने के बाद डिफेंडेंट को अपने आप को डिफेंड करने का मौका भी नहीं रहता, उसके विटनेस, उसकी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकती है, खराब हो सकती है, खत्म हो सकती है, तो इस सूरत में डिफेंडेंट के पास कोई ऐसी रीजनेबल वजूहात ही नहीं जिसके ऊपर वो अपने आप को डिफेंड कर सके, तो लिहाजा फिर वन साइडेड फैसला करने से बेहतर है कि फैसला ना ही किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है।
position of defendant, a court of equity will not allow of latent claim to be set up because by the lapse of time by the defendant has many loss of necessary evidence for resisting the claim. In this case equity will not set up the case. मतलब कि टाइम गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो डिफेंडेंट के पास एविडेंस थी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया ये गलत है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसका नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती मेरे ऊपर केस किया जा रहा है, तो जो इन बातों को साबित करने के लिए डिफेंडेंट के पास अपनी फेवर में जो विटनेस थे, एविडेंस थे, वो खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। अगर कोई विटनेस है वो किसी और शहर में किसी और मुल्क में चला जाएगा, कोई एविडेंस है तो वो तबाह हो जाएगी, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है या कोई और एविडेंस है उसके पास अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कि ये झूठा जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो वो एविडेंस तो रहेंगी नहीं। तो जब उसके पास एविडेंस नहीं रहेंगे तो वो अपना प्रूफ कैसे करेगा, अपना डिफेंस कैसे करेगा, तो लिहाजा फिर तो एक तरफा ही फैसला हो पाएगा। तो कोर्ट इसलिए भी कोशिश करती है कि आप टाइमली कोर्ट से रुजू करें ताकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस और विटनेस की बिहाफ के ऊपर एक बेहतर डिसीजन दिया जा सके। व्हेन डिले इज फैटल, कब डिले जो है फैटल होगा? व्हेन डिले इज फैटल, कहां पर जो डिले है ये कंफर्म होगा, इसके बाद केस नहीं किया जा सकता, ना ही सुना जा सकता, ना ही अदालत इसकी परमिशन देगी। लॉस ऑफ एविडेंस, जहां पर एविडेंस जो है वो लॉस हो जाए, वो खराब हो जाए, तबाह हो जाए, उसकी वो रहे ही ना जिससे ये साबित किया जा सके। वेवर ऑफ राइट, जो राइट है वही वेवर हो जाए। डेथ ऑफ विटनेस, विटनेस की डेथ हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर केस को प्रोसीड नहीं किया जा सकता, ना ही कोर्ट इसकी परमिशन देगी। सर्कमस्टांसिस व्हेन डिले कैन बी इग्नोर्ड बाय द कोर्ट, ऐसे हालात जहां पर कोर्ट जो है डिले को इग्नोर कर देती। कोर्ट कहती है अच्छा ठीक है डिले हुआ है, आप स्पेसिफिक ग्राउंड्स दें, रीजन बताएं कि इन वजूहात के ऊपर हमारे से ये डिले हुआ है, हम उनको कंसीडर करते हैं। अगर आप रिलायबल हुए, आपका जो केस है उसके अंदर इतनी जान हुई कि वाकई ये जो डिले है ये रीजनेबल डिले था, आपका कसूर नहीं था, आपको पता नहीं था, टाइम इस तरह का था, सिचुएशन इस तरह की थी, नेचुरल वे था, नेचुरल इंसिडेंट कुछ हो गया, आप कोर्ट में नहीं पहुंच सके, तो हम आपको ग्रांट कर देंगे। तो आप अपनी स्पेसिफिक ग्राउंड्स देते हो, ये कौन कौन से ग्राउंड्स देते हो वो नीचे मैंने मेंशन की हुई है कि ये ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट ग्रांट कर सकती है और डिले को इग्नोर कर सकती है, केस को आप प्रोसीड कर सकते हो, आपको परमिशन मिल सकती है कि आप केस प्रोसीड करें, आप केस को आगे चलाएं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप कोर्ट में आए हैं, अल्लाह करके पहुंच गए, अब आप कोर्ट आपको आपके केस को आगे फर्दर प्रोसीड करने का मौका फराहम करेगी, प्लेटफॉर्म देगी। वो कौन से ग्राउंड्स है वो मेंशन है नीचे। फर्स्ट, व्हेन प्लेंटिफ वाज नॉट अवेयर ऑफ हिज राइट, जब प्लेंटिफ को अपने राइट्स का नहीं पता, अपनी उसको हकूक का नहीं पता कि मेरे साथ जो ये क्राइम कमिट हुआ है, मेरे साथ ये जो राइट की वायलेशन हुई, आया ये मेरा राइट था भी या नहीं, या ये मेरा राइट बनता ही नहीं था, हो सकता है उसको अपने राइट का ना पता हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस के अंदर इस तरह का हमने देखे ऐसे क्लाइंट कि उनको अपने राइट्स का उनको सिरे से नहीं पता होता कि हमारा राइट बनता भी है या नहीं, और वकला साहिबान वहां पर उनको गाइड करते हैं कि नहीं ये आपका राइट बनता है, आप इसको इस तरह से गाइड करें, इंटरटेन करें, आप इसको इस तरह से इन्फोर्स करवा सकते हैं। सेकंड, व्हेन प्लेंटिफ वाज नॉट अवेयर ऑफ हिज लीगल पोजीशन, जब प्लेंटिफ अपनी लीगल पोजीशन से अवेयर नहीं कि पता नहीं ये मेरे खिलाफ ही ना बन जाए, मेरी लीगल पोजीशन कहां पर बनती है, मैं विक्टिम बनता हूं या अक्यूज बनता हूं, मैं इस केस के अंदर मेरी पोजीशन क्या है, स्ट्रांग है या कैसी पोजीशन है, तो जहां पर उसको अपनी लीगल पोजीशन का नहीं पता कि मैं किस तरफ हूं, कौन सी पोजीशन के ऊपर हूं, तो वहां पर भी जो डिले है उसको इग्नोर किया जा सकता है, उसको टाइम ग्रांट किया जाएगा, उसको केस प्रोसीड करने की इजाजत दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी। प्लेंटिफ वाज माइनर, जहां प्लेंटिफ बच्चा है, छोटा है, उसको पता ही नहीं था मेरे साथ ये क्राइम कमिट, प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, जायदाद की तकसीम का कोई मामला, जैसे वो बड़ा होता है तो तब वो उसका क्लेम कर सकता है। प्लेंटिफ वाज इनसेंस, जो प्लेंटिफ है वो इनसेंस था, अपने होशावास में नहीं था, या तो पागल था या मदहोश था, तो जब उसको होश आती है उसको पता चलता है कि है मेरे साथ ये भी हो गया था, और फिर वो कोर्ट से रुजू करता है। ड्यू टू एनी फ्रॉड विच इज काज्ड बाय ऑफ डिले, कोई ऐसा फ्रॉड किसी तरफ से किया गया हो, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से, जिसकी वजह से डिले जो है ये इसकी वजह बनी हो, डिले इस वजह से हुआ हो कि उसके अंदर कोई फ्रॉडुलेंट आंसर जो है वो शामिल था। एनी नेचुरल एक्ट विच इज काज्ड ऑफ डिले, कोई ऐसा नेचुरल एक्ट आ गया, मतलब उस बंदे की किस्मत ही इतनी माड़ी है कि जब उसके साथ कोई जुर्म सरजद हुआ उसके बाद आंधी तूफान चलना शुरू हो गए, सैलाब आ गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो ये नेचुरल एक्ट जो है आना शुरू हो गए उसकी किस्मत के ऊपर, तो जिसकी वजह से 1-2 माह तक ना बारिशें रुकी, ना आंधियाँ रुकी, ना सैलाब रुकी, और वो घर के अंदर महसूर रहा। तो जैसे उसने बोला कि अभी आंधियाँ रुकेंगे तो मैं कोर्ट से रजू करूँगा, तो फिर उसने कोर्ट से रजू किया 1 साल बाद, तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है ताड़े इलाके अगर 2 साल तक बारिश नहीं रुकी थी तो अब ठीक है, अब आ जाए हम आपको आगे ट्रीट करेंगे। इलनेस विच इज काज ऑफ डिले, अगर कोई बीमारी जो है उसकी डिले का बायस बनी हो तो इस सिचुएशन के अंदर भी उसको केस प्रोसीड करने की इजाजत मिल सकती है और कोर्ट उसके डिले को इग्नोर कर देगी। अनडू इन्फ्लुएंस विच इज काज बाय, कोई उसके ऊपर अनडू इन्फ्लुएंस, कोई असर रसूख इस्तेमाल किया गया हो, किसी पॉलिटिशियंस का, किसी ब्यूरोक्रेट्स का, टेक्नोक्रेट्स का, किसी भी शख्स का उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव डाला गया हो कि आपने केस नहीं करना, जब उसे वो दबाव हटा या वो दबाव से निकला या उसको कोई और सेफ्टी मेजरमेंट्स मिले
तो फिर उसने केस प्रोसीड किया, तो इस सूरत में भी कोर्ट जो है वो परमिशन दे सकते हैं कि ठीक है जी आप आगे केस को प्रोसीड कर सकते हैं। प्री प्रोसेस ऑफ दिस केस विच इज डिले, प्री प्रोसेस की वजह से भी अगर डिले हो तो इसको भी अवॉइड किया जा सकता है, इसको भी आगे फर्दर आप प्रोसीड करवा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिम, एप्लीकेशन कहाँ होगा ये मैक्सिम? दिस मैक्सिम कैन बी अप्लाइड ओनली वेयर अ राइट एग्जिस्ट एंड द राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ये मैक्सिम एक तो वहां पर एग्जिस्ट होगा जहां पर राइट एग्जिस्ट करता हो, जो आपके साथ हुआ है वो आपका राइट बनता हो। एम ही आप मुंह उठा के नहीं कि राइट किसी और का, कोर्ट में आप चले गए जी हमें रेमेडी दो, हमें इसके पैसे लेके दो। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं ना, तकलीफ किसी और को ही होती है, वो पहले पहुंच जाते हैं कोर्ट में कि जी पैसे सानू दे दो, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो है ना हमारा नुकसान हुआ है। तो वहां पर आपका पर्सनल राइट इन्वॉल्व होना जरूरी है। पब्लिक राइट के अंदर आप इस मैक्सिम को अप्लाई नहीं कर सकते कि जी पूरे, अगर ये लाहौर के अंदर अगर मेट्रो बन रही है तो उसकी डस्ट से काफी सारे लोगों को नुकसान हुआ है, तो एक बंदा जो है ना मॉडल टाउन से उठकर कोर्ट में केस कर देगा जी उन लोगों को नुकसान हुआ, लिहाजा कंपनी को बोलेगा डैमेजेस पे करें मुझे, चूंकि मैं पब्लिक हूं। तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना इसके अंदर जरूरी है। दूसरा जो राइट है वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ हो, मतलब कि आपके राइट को लॉ रिकॉग्नाइज करता हो कि वाकई ही ये राइट है। एम ही आप जो है ना आप किसी चीज को अपना राइट ना बना लो कि ये भी मेरा राइट है, मतलब कि अब सेकंड द मैक्सिम कैन बी अप्लाइड वेयर रॉन्ग हैज बीन डन एंड राइट हैज बीन वायलेट क्लियरली। सेकंड ये वहां पर अप्लाई होगा जहां पर रॉन्ग जो है वो डन हुआ हो और राइट की जो वायलेशन है वो क्लियरली हुई हो, साफ और वाज़ेह नजर आ रहा हो कि वहां वाकई यहां पर आपके राइट की वायलेशन हुई है। थर्डली अप्लाई होगा दिस मैक्सिम कैन बी अप्लाइड वेयर लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ फॉर द ब्रीच ऑफ राइट। ये वहां पर भी अप्लाई होगा कि जहां पर लॉ कोई राइट ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपका जो राइट ब्रीच हुआ है उसके ऊपर कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा लॉ, तो वहां पर भी ये मैक्सिमम को अप्लाई आप करवा सकते हो और अपना रेड्रेसल करवा सकते हो, अपनी दाद रसी आप करवा सकते हो। लिमिटेशन ऑफ एक्शंस, इस मैक्सिमम की लिमिटेशन कितनी है कि कब तक आप इसको कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इन केस ऑफ एक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डिफेंडेंट इज नॉट गवर्नमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है डिफेंडेंट के साथ और वो डिफेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर इस दौरान में 6 साल तक आप केस को फाइल कर सकते हो कोर्ट में, और अगर डिफेंडेंट गवर्नमेंट है तो फिर आप 3 साल तक केस को फाइल कर सकते हो। Is there a tort the action must be taken within 3 years if the defendant government in case within 1 year। अगर आप टॉर्ट का केस है और डिफेंडेंट जो गवर्नमेंट नहीं है तो 3 साल तक आपकी लिमिटेशन है, और अगर डिफेंडेंट गवर्नमेंट है तो आपके पास 1 साल की लिमिटेशन है। इन द केस एक्शन ऑफ लैंड विच इज कोर्ट विद इन 20 ईयर, अगर जमीन से मुताल्लिक कोई डिस्प्यूट है, कोई मामला, तो फिर आप 12 साल तक रिजू कर सकते हो कोर्ट के अंदर 12 साल के अंदर अंदर। अगर जमीन के किसी मामला की लेन देन के मुताल्लिक कोई मामला है तो फिर आप 12 साल तक कोर्ट के साथ रिजू कर सकते हो। टॉर्ट ऑफ डेफामेशन मस्ट बी ब्रॉट आउट टू द कोर्ट विद इन 1 ईयर। टॉर्ट के अंदर अगर आपने डेफामेशन का सूट फाइल करना तो फिर 1 साल के अंदर आप कोर्ट से रिजू कर सकते हो। इक्विटेबल इंटरेस्ट ऑफ राइट विद इन 6 ईयर, जो इक्विटेबल इंटरेस्ट हैं उन राइट्स के अंदर आप 6 साल के अंदर कोर्ट से रिजू कर सकते हो। पोजीशन इन पाकिस्तान के अंदर पोजीशन इसकी काफ़ी वीकेस्ट है, बट चूंकि लिमिटेशन एक्ट अब हमारा इंडिपेंडेंट आ चुका है तो मैक्सिमम की अभी ये जो मैंने ऊपर लिमिटेशन बताई है ये इतनी वैल्यूएबल नहीं है, अब इनकी इतनी जो अथेंटिसिटी है वो नहीं रही, चूंकि अब पाकिस्तान के अंदर लिमिटेशन एक्ट बन चुका है। तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर हर चीज़ की जो लिमिटेशन है वो एक्सप्लेन कर दी गई है कि अपील, रिव्यू, रिवीजन, कौन से मामला को आप कितनी देर तक कोर्ट के अंदर दायर कर सकते हो और कितनी देर के बाद आप कोर्ट में दायर नहीं कर सकते, ना ही आपको कोर्ट से रेमेडी अवेलेबल होगी, ना ही आपको कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर इसकी पोजीशन अब काफ़ी वीक है क्योंकि अब लिमिटेशन एक्ट आ गया, केस लॉ के अंदर भी इसको मेंशन किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।